गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। हम लोग इस वीडियो में महेश वर्णवाल की मेटा सीरीज में इतिहास का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। और आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। इसी के साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया मेटा सीरीज से। आज के कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो आप भी अपने जिद पे अड़े रहिए, एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मेटा सीरीज का पार्ट 3। चैप्टर 11 देखते हैं, गांधी युग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता जी का नाम था पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, गुजरात में। विवाह हुआ था 1883 में, कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ था। पुत्र इनके हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, ये पुत्र थे। राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य देखें, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त ये नाम था। इनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था, मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 में गए थे, मुंबई से। कानून बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने 1891 में हासिल की थी। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक 1899 ईस्वी में मिला था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन जो थी, डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किए थे डरबन में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जेल में जीवन का प्रथम अनुभव 1908 में हुआ था। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में हुआ था, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कैसर ए हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में इन्होंने हासिल की थी, अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव, कर्नाटक में हुआ था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से सक्रियता 21 वर्ष में। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ जो मेरा प्रयोग है वो आत्मकथा 1925 में हुआ था, प्रकाशित हुआ था। सिद्धांत क्या था? सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए गांधी जी की। सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा थी, और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में लिखा था इन्होंने। गीता माता, सप्त महावर्त, गांधी जी के वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध इसमें है। और सुनो विद्यार्थियों, तो ये सभी पुस्तकें महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट, ये 14 अगस्त 1896 में राजकोट से प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन जो पत्रिका थी 1932 में प्रकाशित हुआ था। अब देखते हैं उपाधि और संबोधनकर्ता या समय जब इनको दिया गया था गांधी जी को। तो कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय ही इनको मिला था। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको दिया गया था। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी के रूप में मिला था। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा था। और आधुनिक युग के
अजातशत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया था। अब देखेंगे गांधी का उदय। मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के इस नए दौर के महानतम नेता थे। भारतीय राजनीति में उनका जो पदार्पण होता है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय होता है। आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे और ब्रिटिश शासन के दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में जुट गए। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, तो ये फिनिक्स आज जो फॉर्म है ये कहाँ हुआ था, तो ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हुआ था 1904 में। टॉलस्टॉय फार्म ये जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम, साबरमती जो नदी है, अहमदाबाद में 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 में। अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में। अब देखेंगे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में। तो गांधी ने संघर्ष की शुरुआत चंपारण बिहार में की, जहां ये गरीब किसानों को नील्हो जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए लड़े। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु शुरू किए गए 3 कठिया प्रथा, कुल कृषि भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती हेतु बाध्यता से ये ग्रस्त थे। वहां उन्हें चंपारण छोड़े जाने का आदेश भी दिया गया था, परंतु गांधी जी ने इसको नहीं माना। उन्होंने नील्हों के अत्याचारों की जांच के लिए और उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा के किसानों का नेतृत्व किया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे तथा खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों में कुशल नेतृत्व के पश्चात गांधी जी भारतीय जनता के सर्वमान्य नेता हो गए। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने में योगदान दिया। उन्होंने अस्पृश्यता के अमानवीय प्रथा के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। उन दिनों लाखों निम्न जातीय भारतीय अपमान का निकृष्ट जीवन जी रहे थे, क्योंकि उच्च जातियों के लोग उन्हें अछूत मानते थे। यह गांधी जी का एक महान योगदान है कि उन्होंने इस बुराई को मिटाने के लिए संघर्ष किया। उनके लिए तथाकथित अछूत जो थे हरिजन थे। गांधी जी ने गांवों के लोगों की हालत को सुधारने के प्रयत्न भी किए। उनका मत था कि जब तक गांव में रहने वाली लगभग 80% जनता के जीवन में सुधार नहीं आएगा, तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता। महात्मा गांधी के आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम ये भूख हड़ताल था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की इसमें अभिव्यक्ति होती है। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 नमक सत्याग्रह से संबंधित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उपमान, इसका उपनाम था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति जो है
1942 में नारा क्या था? करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था। रॉलेट एक्ट 1919 में भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों को सीमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इस समिति के गठन का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र किस स्तर तक फैले हुए हैं तथा इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट लागू करने का जो मुख्य कारण था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए, जिसमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिन्हें रॉलेट एक्ट कहा जाता है, को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देने का अधिकार मिल गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे में कहा, जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी पहले ही सत्याग्रह सभा की स्थापना कर चुके थे। अब उन्होंने देशव्यापी विरोध करने को कहा। संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 का जो दिन था, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। 10 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। 13 अप्रैल 1919 में इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में एक जनसभा एकत्रित हुआ। जालियांवाला बाग अमृतसर में एक छोटा सा पार्क है जो तीन ओर ऊंची दीवारों से घिरा है और केवल एक छोटी गली से पार्क में जाने का रास्ता है। तो ये जालियांवाला बाग ऐसा था। यह सभा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी, जिसमें अत्यधिक संख्या में वृद्ध, स्त्री और बच्चों ने भी भाग लिया था। अचानक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें मरने वालों की जो संख्या मानी गई है मात्र 389 मानी गई है। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इसे हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। डायर ने शान के साथ कहा कि लोगों को सबक सिखाने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। ये उसने कहा। उसे इस घृणित कार्य का कोई पश्चाताप नहीं था। ठीक है, वह इंग्लैंड चला गया और जहाँ कुछ अंग्रेजों ने उसका सम्मान करने के लिए पैसे एकत्र भी किए। एक ब्रिटिश अखबार ने इसे आधुनिक इतिहास का एक नृशंस हत्याकांड कहा है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी है। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकर आदि शामिल थे। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने गोली मारकर माइकल ओडायर की हत्या कर दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अगस्त 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज के अस्तित्व में आया, जो लाठियों और चिड़िया मार बंदूकों से लैस होकर सड़कों पर गश्त लगाते और पोस्टर चिपकाते थे। अब देखेंगे खिलाफत आंदोलन।
तुर्की के सुल्तान को खलीफा, जो मुस्लिमों का सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है, तो खलीफा का पद प्राप्त था। ब्रिटेन द्वारा खलीफा के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 1919 में मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने, जो अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे, मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अबुल कलाम के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को चलाने के लिए एक खिलाफत कमेटी गठित की गई, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। इस आंदोलन का विरोध CR दास ने किया। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। 1924 में जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ, तो उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का मूल कारण ही समाप्त हो जाने के कारण यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। कलकत्ता 1920 में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जो नागपुर में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। नागपुर अधिवेशन में लगभग 15,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। सभी न्याय उचित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता द्वारा स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस के संविधान का उद्देश्य बन गया। इन साधनों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को असहयोग आंदोलन नाम दिया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य था पंजाब और तुर्की के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करना और स्वराज प्राप्त करना। इसका प्रारंभ ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर जैसी पदवियों को त्यागने से साथ हुआ था। तो अब आगे देखते हैं। गांधी जी ने 1920 में अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, जिसके पश्चात विधान परिषदों का बहिष्कार प्रारंभ हो गया। जब परिषदों के लिए चुनाव हुए तो अधिकांश लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया। विद्यार्थियों और अध्यापकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया और वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी नए शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। सारे देश में सार्वजनिक हड़तालें हुई। 1921 का वर्ष समाप्त होने के पहले ही 30,000 लोग जेलों में बंद कर दिए गए। केरल के कुछ भागों में भी विद्रोह भड़क उठा। अधिकांश विद्रोही मोपला किसान थे, इसलिए इसे मोपला विद्रोह कहा गया। विद्रोह को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया। 2,000 से अधिक मोपला किसान मारे गए और करीब 45,000 किसानों को बंदी बनाया गया। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष हकीम अजमल खान थे। अधिवेशन ने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया और तब असहयोग आंदोलन का अंतिम दौर आरंभ हुआ। चौरी चौरा कांड के बारे में देखते हैं। गांधी जी द्वारा वायसराय को दी गई चेतावनी की समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हो गई। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के पश्चात भीड़ ने विरोध स्वरूप पुलिस के 22 सिपाहियों को थाने के अंदर ही जला दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना देखते हैं।
3 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इस सभा में नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क आगा खान और नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा की गई। 1908 में आगा खान को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसी वर्ष अलीगढ़ अधिवेशन में 40 सदस्यीय एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई एवं उसकी प्रांतीय शाखाएं भी स्थापित की गई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन देखते हैं तो प्रथम अधिवेशन 1906 ढाका में हुआ था, द्वितीय अधिवेशन 1907 कराची में, तृतीय अधिवेशन 1908 अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन 1908 में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। देख लेते हैं अब स्वतंत्रता संग्राम की कुछ घटनाएं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना हुई। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हुई। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान किया गया। 1942 में और 1946 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल रहा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है और भारत का विभाजन भी हो जाता है और पाकिस्तान की स्वतंत्रता मिल जाती है। अब हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले है इसमें, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किस स्थान पर साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी? तो यह अहमदाबाद में की गई थी। महात्मा गांधी ने मानव सेवा धर्म के सिद्धांत को कहाँ अपनाया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया डी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो यह है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? जो करीबी थे तो ये थे रेवरेंड चार्ल्स ली एंड्रयूज थे ये। इनमें से किस कारागार को महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यह है यरवदा को। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद की हड़ताल में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। डी है इसका आंसर, वाराणसी में। गांधी जी के नवाचार गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए है। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? चंपारण सत्याग्रह। इनमें से किसने नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था
3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण से। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। निम्न में से भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? बीबी वाडिया ने की थी। इनमें से किसने वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया 1919 में। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, तो ये महात्मा गांधी को ही चुना गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? तो ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो ये गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसीलिए किया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं मिलेगा? तो ये महात्मा गांधी ने ऐसा देखा था। किसने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये CR दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इनमें से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो यह था नमक कानून। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे ये देख लीजिए। स्वराज पार्टी, बारदोली सत्याग्रह, क्रांतिकारी आंदोलन, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन, दलित वर्गों का आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य बातें और 1935 का कानून और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्वराज पार्टी के बारे में देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस द्वारा विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, परंतु इस विषय में कांग्रेस में दो मत थे। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक वर्ग का मत था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाला वर्ग इस प्रस्ताव का विरोधी था। ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस चुनावों में भाग न लेकर रचनात्मक कार्यों में लगी रहे। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन ने परिषदों में न जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव के समर्थकों ने 1923 में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराजियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। स्वराजियों ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हुए और रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, जिसे कांग्रेस के दोनों गुटों ने स्वीकार किया था। रचनात्मक कार्यक्रम के सबसे प्रमुख घटक था खादी का प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना और अस्पृश्यता को दूर करना था। गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना की तथा देश भर में खादी भंडार स्थापित किए। गांधी जी खादी को गरीबों की दरिद्रता से मुक्ति देने वाला और देश के आर्थिक उत्थान का साधन मानते थे। चरखा आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया था।
अब देखेंगे वारदोली सत्याग्रह 1928। गुजरात में स्थित वारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बनाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। औद्योगिक मजदूर भारतीय समाज में एक नए वर्ग के रूप में उभरे थे। 1918 में स्थापित मद्रास लेबर यूनियन आरंभिक दौर का एक प्रमुख मजदूर संगठन था। बीपी वाडिया और थिरुवी कल्याण सुंदरम चक्राई चेटियार इसके प्रमुख नेता थे। भारत में ट्रेड यूनियन के आंदोलन के अग्रणी नेता देखा जाए तो ये नारायण मल्हार जोशी थे। इन्होंने मजदूरों के पहले अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन की स्थापना बम्बई में 1920 में हुआ था और इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारत के समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने मजदूरों और किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव देखा जाए तो एनजी रंगा को बनाया गया। अब क्रांतिकारी आंदोलन की ओर देखते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने से जो निराशा फैली थी, उससे 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः आरंभ हो गई। सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक संगठन स्थापित किया और इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करना था। काकोरी कांड देखते हैं अब। यह 9 अगस्त 1925 एचआरए ने द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास तथा चार क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजा व गोंडा में फांसी दे दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशनलाल को इलाहाबाद में और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे दी गई। अब देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में। काकोरी कांड के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अतः इस संगठन को पुनः संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक की। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन के सक्रिय सदस्यों में से भगवती चरण वोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, जयदेव कपूर एवं सुखदेव सभी प्रमुख थे। सॉन्डर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट की हत्या करना था। जेम्स स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 17 दिसंबर 1928 में
17 दिसंबर 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने स्कॉट के भ्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या कर दी। अब देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में घटित घटना सबसे नाटकीय थी, जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रहा था। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके। पर्चे में लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की, वे वहीं खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते रहे। जेल में अपने साथ बुरा बर्ताव किए जाने के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल के 64वें दिन एक क्रांतिकारी जतीन दास की मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण अनेक HSRA क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया गया और उनमें से 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। फांसी के समाचार से भारतीय जनता को बड़ा आघात लगा। संपूर्ण देश में हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए, शोक सभाएं हुई। चंद्रशेखर आजाद पुनः भाग निकलने में सफल हुए, किंतु बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में उन्होंने स्वयं को गोली मार दी। चटगांव आर्मरी रेड। बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्य सेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन IRA का विशिष्ट स्थान है। सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आगे चलकर वह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए और इसलिए वह सामान्यतः मास्टर दा के रूप में प्रसिद्ध हुए। पूर्वी बंगाल के चटगांव नामक बंदरगाह पर सूर्य सेन के नेतृत्व में वहां के युवक और युवतियों ने विद्रोह किया। 19 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव, मेमनसिंह, बारिसाल के शस्त्रागारों पर एक ही समय में हमला करने की योजना थी। इन क्रांतिकारियों ने पुलिस शस्त्रागार, सहायक टुकड़ी पर अधिकार करने, टेलीफोन एक्सचेंज और तार घरों को नष्ट करने के लिए 4 जत्थे भेजे थे। 65 युवक और युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। पंजाब में हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की कोशिश की। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा फहराया गया। कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की गई, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। यह घटना चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1930 में 3 जवानों विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइडर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके कारागार महानिरीक्षक की हत्या कर दी। आर्मरी रेड मुकदमे के फलस्वरूप कई क्रांतिकारियों को अंडमान में आजीवन कारावास की सजा दी गई। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 तरुण लड़कियां प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त थीं। अंग्रेजों के हाथ न पड़े इसलिए प्रीति लता ने जहर खा लिया और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। साइमन कमीशन के बारे में अब देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी के इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की। उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए वह साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, उनमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस सर्वश्वेत कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में विरोध की लहर दौड़ गई थी। 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी इस कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया, जो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में कई नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने के लिए कांग्रेस पर जोर डाला। पूर्ण स्वाधीनता की मांग अब देखते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया। 26 जनवरी 1930 का दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 26 जनवरी के विशिष्ट महत्व के कारण ही इसे संविधान लागू करने के दिन के रूप में भी चुना गया और यह प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू कर दी। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तमिलनाडु में देखा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह ही तिरुचिरापल्ली से वेदरान्यम तक इन्होंने यात्रा करा था। धरासना गुजरात में सरोजनी नायडू ने, जो एक प्रसिद्ध कवियत्री और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, इन्होंने नमक के सरकारी भंडार गृहों तक अहिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। वे सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया, परंतु भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। वायसराय इरविन ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत करने का प्रयास किया। गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। कांग्रेस ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार कर लिया। वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में मार्च 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में समझौते को मान लेने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित स्वीकार किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया और यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गांधी जी के भारत लौटने के पश्चात 28 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया गया, जिसके कारण गांधी जी और दूसरे नेता गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1 साल में 1,20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आंदोलन को मई 1934 में वापस ले लिया गया।
अब देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन। भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों, ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त भारतीय नवाबों और राजाओं द्वारा शासित रियासतें भी थीं। इन रियासतों की संख्या करीब 562 थी और इनमें भारत की करीब 20% आबादी बसी हुई थी। इनमें जम्मू कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद जैसे कुछ राज्य तत्कालीन यूरोप के कुछ राज्यों से भी बड़े थे। अधिकांश रियासतों में कई अमानवीय प्रथाओं का प्रचलन था, जैसे बेगारी प्रथा। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय होने से रियासतों के लोग जनतांत्रिक अधिकार और जनतांत्रिक सरकार की मांग करने लगे। रियासतों की जनता के ये सभी संगठन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस में एकीकृत हो गया। बलवंत राय मेहता, जिन्होंने भावनगर में प्रजामंडल की स्थापना की थी, इस नए संगठन के सचिव बने। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे राजस्थान में जय नारायण व्यास, जमना लाल बजाज, उड़ीसा में सारंगधर दास, त्रावणकोर में एनी मस्करने तथा पदम थानु पिलई और जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तथा हैदराबाद में स्वामी रामानंद तीर्थ थे। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों सहित संपूर्ण देश के लिए है। जवाहरलाल नेहरू को, जो कई वर्षों से रियासतों की जनता के संघर्ष को सहयोग दे रहे थे, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष इनको चुना गया। ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कायम रखने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता में फूट डालने के प्रयास किए। उनकी एक चाल सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देना भी था। सांप्रदायिकता से प्रेरित होकर मुस्लिम लीग 1906 में तथा हिंदू महासभा 1915 की स्थापना हुई। सांप्रदायिकता का जहर 1920 के बाद तेजी से फैलने लगा। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन के आंदोलन शुरू हुए। इन्होंने विभिन्न जातियों में अक्सर तनाव पैदा किया। 1920 के दशक में धर्म के नाम पर दंगे हुए और अनेक बेकसूर लोग मारे गए। 1924 में गांधी जी ने 21 दिन का अनशन करके शांति स्थापित करने का प्रयास किया। 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गए, परंतु उन दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे शहीद हो गए। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रथा पहले आरंभ की गई थी, उसे 1932 में सिखों पर भी लागू कर दिया गया था। जिस दौर में आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए हजारों लोग जेल में पहुंच गए थे, उस समय सांप्रदायिक संगठन अलग रहे। कभी कभी उन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, जो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में एक राष्ट्रवादी नेता थे, बाद में मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता बन गए। ज़्यादातर मुसलमानों ने पृथक राज्य की मांग का विरोध किया। अशफाक उल्लाह खान पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। अब देखते हैं दलित वर्गों के आंदोलन। सुधार आंदोलनों का एक प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं के मध्य तथाकथित निम्न जातियों का उद्धार करना था। अछूत जातियों के लोगों के मंदिर प्रवेश के लिए महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में कई अभियान आयोजित किए गए। पेरियार के नाम से लोकप्रिय वी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। दलित वर्गों के प्रमुख आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी ने अस्पृश्यता की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए काम को बढ़ा महत्व दिया था। उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी कई संगठन स्थापित किए थे। अस्पृश्यों को उन्होंने हरिजन नाम दिया था और इसी नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने तथाकथित अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की इस नई घोषणा का विरोध किया। गांधी जी उस समय जेल में थे। उन्होंने जेल में इस निर्णय के विरुद्ध अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अस्पृश्यता का जड़ मूल से उच्छेदन हो। इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है
और इसके लिए जीवन त्यागने में मुझे प्रसन्नता होगी। अंततः एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन के निर्णय को वापस ले लिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्गों का संगठन भारतीय समाज के दलित समुदायों के लिए उद्धार के लिए कार्य करते रहे। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख बातें। राष्ट्रीय आंदोलन ने बाहर की दुनिया की घटनाओं और विचारों से प्रेरणा ग्रहण की थी। दूसरे कई देशों के लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए सहयोग भी दिया था। दूसरे देशों में भारतीयों ने स्थानीय लोगों की मदद से संगठन स्थापित किए थे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय मांगों हेतु प्रबुद्ध अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 19वीं सदी के अंतिम दौर में इंग्लैंड में एक संगठन इंडिया लीग स्थापित किया था। बाद में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में इंडिया लीग की स्थापना हुई। ब्रिटेन की इंडिया लीग के साथ अनेक मजदूर, समाजवादी नेता और विचारक संबंधित रहे। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में V.K. कृष्ण मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता थी कि इसने किसी भी अन्य देश या ब्रिटेन की जनता के विरुद्ध घृणा पैदा नहीं किया। इसका महान श्रेय गांधी जी को जाता है। इन्होंने प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रचार किया और घृणा पर आधारित कार्यों की निंदा की। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने पश्चिमी देशों के तानाशाहों की तुष्टीकरण की नीति की निंदा की। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने नेहरू से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो नेहरू ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन दिया। 1935 का कानून और राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि देश की सरकार का संविधान किस तरह का हो, इसका निर्णय केवल भारत की जनता ही कर सकती है। सरकार ने कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की और अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार भारत एक संघ राज्य बनेगा यदि 50% रियासतें इसमें शामिल हो जाएं। 1935 का कानून तत्कालीन स्थिति से बेहतर था। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ 1936 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 के एक्ट को अस्वीकार कर दिया गया। अधिवेशन में संविधान सभा गठित करने की मांग की गई और 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन में निर्णय लिया कि वह एक्ट को वापस लेने की मांग करेगी। चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय हुई। पांचों प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिला तथा 3 प्रांतों में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जहां खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, वहां मुस्लिम लीग ने एक भी स्थान प्राप्त नहीं किया। हिंदू सांप्रदायिक दलों की समाप्ति हो गई। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए। उसने 2 अन्य प्रांतों में अन्य दलों की सहायता से भी सरकार बनाई थी। केवल 2 प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कुछ अच्छे कार्य भी किए। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव भी बढ़ गया। अब इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये C.R. दास ने स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। किसने? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। इनमें से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास और N.C. केलकर स्वराज पार्टी से संबंधित थे। साइमन कमीशन भारत आया था 1800
1928 में आया था, ठीक है, 1928 में। कांग्रेस ने अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में भू स्वामित्व समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो ये हसरत मोहानी ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। वर्ष ये कब पारित किया गया? 1929 में। कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा के साथ निम्न में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनमें से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो ये में से उपयुक्त में से सभी ने लिया था। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने सब ने लिया था। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो था वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये त्रिपुरी कहाँ स्थित है? जबलपुर, ये एमपी में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो ये एससी बोस। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, ये सही नहीं है। जो सही है वो देख लीजिए। यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी और इसका आयोजन लंदन में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो ये रैमजे मैकडोनल्ड ने। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा सर्वप्रथम पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो ये अछूतों के लिए बनाया गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक किस वर्ष हुई? 1934 में। निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये आचार्य नरेंद्र देव थे। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में बहुमत नहीं मिला था? तो पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जबकि बिहार, मध्य प्रांत और मद्रास में मिला था। प्रांतीय सरकारों का गठन इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो यह 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो ये बंगाल में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ये सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो ये एससी बोस ने की थी। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जीडी बिरला। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। गांधी जी ने दांडी मार्च की पैदल यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है 13 स्वतंत्र भारत। इसको देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन।
3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय लिया कि इसके लिए वह सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देगी। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के लिए चुने गए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 22 जून 1941 को जर्मनी द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण कर देने के बाद भारतीय साम्यवादी, जो कि अब तक ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में असहयोग कर रहे थे, इन्होंने ब्रिटिश विरोधी रुख को त्याग कर सरकार के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब देखेंगे मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता उर्दू कवि इकबाल ने किया था। 1933 से 35 के मध्य कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। रहमत अली द्वारा परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल होना था। 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं था। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को शीघ्र समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई भी माना जाता है। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 में इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में बंद कर दिया गया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खान पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूँ, इसे आप हृदय में बिठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। मंत्र क्या था? करो या मरो का। इस प्रयास से हम या तो आज़ाद होंगे या मर मिटेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का शंखनाद सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। जनता भी हिंसा पर उतर आई। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा और डाक तार व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर दिया। 1942 के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं थीं। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उससे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की भी मृत्यु हो चुकी थी।
प्रदर्शन में भाग लेने पर तामलुक बंगाल में 73 साल की मातंगिनी हजारा को, गोहपुर असम में 13 साल की कनकलता बरुआ को, पटना में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालासोर तथा तलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त कर लिए गए तथा वहाँ की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गईं। बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 तक चली। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में 1945 तक समानांतर सरकार चली। पूरे विश्व युद्ध के दौरान जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, M.N. जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि अनेक नेताओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि की तुलना में सर्वाधिक स्वतः स्फूर्त थी। जिस तरह 1857 की क्रांति अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार वर्ष 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूरों और विद्यार्थियों का विद्रोह था। अब देखेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तब मोहन सिंह ने जापानियों का साथ दिया था। सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत 45,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के इच्छुक थे। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। आज़ाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फुजीवारा का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने मोहन सिंह को इसके लिए तैयार किया कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करें। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 में एक बैठक हुई जिसमें रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। 1915 से ही जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे। यहीं पर आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। अस्थायी सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। वित्त विभाग के अध्यक्ष S.C. चटर्जी थे। प्रचार विभाग के अध्यक्ष S.A. अय्यर थे। महिला संगठन कार्यभाग के लक्ष्मी स्वामीनाथन थे और मुख्यालय इसका रंगून था। मान्यता प्राप्त करने वाले देश कौन कौन थे? जर्मनी, जापान और उनके समर्थक देश, इन्होंने मान्यता भी दे दी थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। इसका मुख्यालय कहाँ था? रंगून में। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में INA के मुख्यालय स्थापित किए। आज़ाद हिंद फौज द्वारा कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली गई जिसका नाम था गांधी, आज़ाद और नेहरू। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए जिसके नाम सुभाष ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। इनमें रानी झांसी ब्रिगेड जो था महिलाओं के लिए स्थापित किया गया था। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त शाह नवाज खान, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल आदि महत्वपूर्ण कमांडर थे। 6 जुलाई 1944 को
आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मार्च जून 1944 के बीच आज़ाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। शाह नवाज खान ने जापान के साथ इंडो बर्मा क्षेत्र को घेरा और इम्फाल का अभियान चलाया। 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप ताइपे के पास हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लाल किले का मुकदमा देख लीजिए, नवंबर 1945 में। पहला मुकदमा नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद के सैनिकों पर चलाया गया। नवंबर 1945 के मुकदमे में शाह नवाज खान, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो तथा प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमे चलाने के लिए लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया। जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूला भाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली उनके सहायकों में से थे। इस आंदोलन को यूनियनवादी, अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा और सिख लीग तथा अहरार पार्टी का भी समर्थन था। जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया। फरवरी 1946 में आज़ाद हिंद फौज के राशिद अली को 7 साल की कैद की सजा के विरुद्ध कलकत्ता में मुस्लिम लीग से संबद्ध छात्रों ने 1 फरवरी 1946 को हड़ताल का आह्वान किया। आज़ाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने अनेक स्थानों पर विद्रोह किया, जिसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब स्वतंत्र भारत का उदय। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिंग लॉरेंस ने घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से भारत में स्वराज स्थापित करना चाहती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का एक दल कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया, परंतु मुस्लिम लीग और राजाओं ने भी उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। 1946 में बंगाल, बिहार, बम्बई तथा अन्य स्थानों पर दंगे हुए, जिसमें हजारों हिंदुओं और मुसलमानों की जानें गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो मार्च 1947 में नया वायसराय बनकर भारत आया था, भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की और इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आधी रात को 15 अगस्त का दिन शुरू होने के साथ ही जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में भी काम करती थी। 14 अगस्त 1947 को नेहरू ने संविधान सभा में भाषण देते हुए भारतीय जनता के भावी कार्यों और कर्तव्यों के बारे में बताया। ये कार्य थे गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता को दूर करना। उन्होंने भारत की जनता और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने का व्रत लेने को कहा। अब अंतरिम सरकार का गठन हो गया था और इस मंत्रिमंडल में देख लीजिए किसके पास कौन सा विभाग था। तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले संबंधित थे। बलदेव सिंह रक्षा विभाग से, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग से, C.H. भाभा कार्य, खान तथा बंदरगाह से संबंधित थे। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे? खाद्य एवं कृषि विभाग से। आसफ अली रेल विभाग से संबंधित थे। जगजीवन राम श्रम विभाग से संबंधित थे और लियाकत अली वित्त विभाग से संबंधित थे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसका। फर्स्ट है इसमें 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय हुआ था वर्ष 1947 में। रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने विलंबित किया था? तो ये था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो यह है पंजाब। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो ये हैदराबाद था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने किया था? तो ये चौधरी रहमत अली ने किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था मोहम्मद इकबाल ने। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द की प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? वर्ष 1942 में। किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो ये महात्मा गांधी के अनुसार। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। इनमें से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो ये वर्धा में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। अब ये किस वर्ष हुआ था? 1939 में। 1939 में। INA किसके दिमाग की उपज थी? तो ये मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित किस में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो एक कैबिनेट मिशन 1946 में। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये महात्मा गांधी था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, फरवरी 1947 को की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णय अर्थ संस्तुति की थी? तो ये सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इन सभी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन 1946 की अध्यक्षता किसने करी थी? JB कृपलानी ने की थी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मिसलेनियस भाग है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं हैं, ठीक है। और इसमें
प्रकाशन वर्ष भी दिया है, संस्थापक भी दिया है, कहाँ से प्रकाशित होता था और भाषा। तो इसको देख लेते हैं। बंगाल गजट 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में था। बंगाल गजट 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा ये भी कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। समाचार दर्पण 1818 में मार्समैन के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में था। ठीक है। दिग्दर्शन 1818 में मार्समैन के द्वारा, ये कलकत्ता से हुआ था और बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में फारसी भाषा में। बॉम्बे समाचार 1822 में फरदुंजी मर्जबान के द्वारा बम्बई से गुजराती भाषा में। बंगदत्त 1830 में द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। जामे जमशेद ये 1831 में PM मोतीबाला के नेतृत्व में बम्बई से और फारसी भाषा में था। ठीक है। रस्तगोप्तार दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में बम्बई से और गुजराती भाषा में था। सत्य प्रकाश 1852 में करसोन दास मूलजी के द्वारा अहमदाबाद गुजराती भाषा में ये था। हिंदू पैट्रियाट 1853 में गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा कलकत्ता से और अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा और कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था बंगाली में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सोम प्रकाश हो गया। इंडियन मिरर 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में ये था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 अंग्रेजी प्रेस था, बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। इंदु प्रकाश ये 1862 में जस्टिस राणा डे के द्वारा बम्बई से प्रकाशित हुआ था, मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन 1864 में VN मांडलिक के द्वारा बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। पायनीर जो है 1865 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इलाहाबाद से अंग्रेजी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञान प्रदायिनी 1866 में नवीन चंद्र राय के द्वारा लाहौर से और हिंदी बंगाली में था। कवि वचन सुधा 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा वाराणसी से हिंदी में। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में ये मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में हुआ था। मद्रास मेल 1868 में अंग्रेजी प्रेस और मद्रास से अंग्रेजी भाषा में हुआ था। बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा कलकत्ता से और बंगाली भाषा में। ट्रिब्यून 1877 में सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा लाहौर में अंग्रेजी भाषा था। हिंदी प्रदीप 1877 में बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा वाराणसी से हिंदी में। स्टेट्समैन 1878 में रॉबर्ट नाइट के द्वारा कलकत्ता अंग्रेजी में। हिंदू था 1878 में बी राघवाचारी मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाली जो है 1889 में SN बनर्जी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी में। बंगवासी 1881 में जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा और ये कलकत्ता से बंगाली में। मराठा 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई से अंग्रेजी में। केसरी 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई में मराठी में। इंडिया 1890 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ये 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा दिल्ली से अंग्रेजी में। इंडियन रिव्यू 1900 में GA नटेशन के द्वारा मद्रास में
और ये अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में और अंग्रेजी भाषा में ही था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो था 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में लंदन में, और ये भी अंग्रेजी भाषा में था। युगांतर जो है 1906 में भूपेंद्र दत्त और बारिंद्र घोष कलकत्ता से बंगाली भाषा में। मॉडर्न रिव्यू 1907 में रामानंद चटर्जी के द्वारा कलकत्ता से बंगाली में। वंदे मातरम 1909 में लाला हरदयाल और श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा पेरिस से, ये अंग्रेजी भाषा में। प्रताप जो था 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, और ये कानपुर से हिंदी भाषा में था। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण एक्ट व कानून और किस समय वायसराय कौन था और गवर्नर जनरल, और उसके प्रावधान क्या क्या थे। तो सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग के समय, और इसका मुख्य प्रावधान था भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो के समय, इस समय कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। चार्टर एक्ट 1833 ये विलियम बेंटिक के समय ही था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1853 का चार्टर एक्ट डलहौजी के समय कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण हो गई। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा विवाह की मान्यता दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश से ये संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं सम्मति आयु अधिनियम 1891 है 1891 लैंसडाउन के समय, इस समय बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध हो गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लैंसडाउन के समय निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा के समय और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था हुई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय प्रांतों में द्वैत शासन। साइमन कमीशन 1927 इरविन के समय संविधान निर्माण योजना इसका मुख्य प्रावधान था। शारदा कानून 1930 इरविन के समय विवाह की जो आयु थी 18 वर्ष व 14 वर्ष, लड़कों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई और लड़कियों की 14 वर्ष। भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड एलिंगटन के समय प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 लिंलिथगो के समय प्रादेशिक स्वशासन मुख्य प्रावधान था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 लिंलिथगो के समय संविधान सभा की योजना प्रस्तुत की गई। वेल योजना 1945 लॉर्ड वेल के समय सभी दलों को मिलाकर काउंसिल निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड बेवेल के समय संघ निर्माण व प्रांतों का स्वायत्तता दिया गया। माउंटबेटन योजना 1947 माउंटबेटन के समय, और इस समय भारत का विभाजन हो गया। अब गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था कंपनी शासन के अंतर्गत। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अब देखिए प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियां। महात्मा
उपाधि प्राप्तकर्ता महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी के द्वारा, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा, जगत गुरु हरि विजय सूरी को अकबर के द्वारा, कंठाभर वानी तानसेन को अकबर के द्वारा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल के द्वारा दी गई थी। अब देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित पुस्तकें, प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण वोहरा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को, गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिसर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, नेशंस वॉइस राधा कृष्णन, गैदरिंग स्ट्रॉम लेपियरे और कॉलिंस, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष के द्वारा, नील दर्पण नाटक था दीनबंधु मित्र के द्वारा, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हिंट्स फॉर सेफ कल्चर ये लाला हरदयाल के द्वारा, इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा, इंडिया ए नेशनल एनी बेसेंट के द्वारा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्त के द्वारा, इंडियन रेंस CF एंड्रूज के द्वारा, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर के द्वारा, इंडियन डायरी चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा, कमेंट्रीज ऑन द कुरान ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले से संबंधित है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले से संबंधित अध्यक्ष थे। बलदेव सिंह जो थे रक्षा विभाग से, जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति विभाग से, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग के अध्यक्ष थे। CH भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के अध्यक्ष थे। अरुणा असफ अली रेल विभाग से के अध्यक्ष, जगजीवन राम श्रम विभाग के अध्यक्ष थे। विश्व की प्रमुख रंग क्रांतियाँ, जिन आंदोलनों को किसी विशेष रंग या फूल पौधों के नाम से जोड़ा जाता है उसे रंग क्रांति कहा जाता है, कलर रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो क्रांतियाँ देख लीजिए, देश देख लीजिए, अम्ब्रेला क्रांति हांगकांग में हुआ, यूरो मैदान यूक्रेन में, बेला या चमेली चीन में, कमल क्रांति मिस्र में, अरब स्प्रिंग या जैस्मिन क्रांति ट्यूनीसिया में, रेड शर्ट क्रांति बैंकॉक में, और हरित क्रांति ईरान में, अंगूर क्रांति मालदोवा में, केसरिया क्रांति म्यांमार में, जिन्स क्रांति बेलारूस में, ब्लू क्रांति कुवैत में, सेंडर क्रांति लेबनान में, पर्पल क्रांति इराक में, ऑरेंज क्रांति यूक्रेन में, और
रोज क्रांति, जॉर्जिया में बुलडोजर क्रांति, युगोस्लाविया में वेलवेट क्रांति, चेकोस्लोवाकिया में, और येलो क्रांति हुआ था फिलीपींस में। तो इस तरह आपका आधुनिक भारत कंप्लीट हो गया महेश वर्णवाल के मेटा सीरीज से। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।